नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। पाठ का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं की जानकारी में हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखेंगे बच्चों 1,00,000 बराबर कितने 10,000 होते हैं। 1,00,000 में कितने 10,000 होंगे, मतलब 1,00,000 में 10,000 कितने रहेंगे। तो देखो बच्चों, 1,00,000 में 100,000 होते हैं। 1,00,000 में कितने हजार होते हैं, 100,000 होते हैं। जब 1,00,000 में 100,000 होते हैं तो आपको 10,000 की गड्डी बनाएंगे तो कितनी गड्डी निकलेंगी बच्चों, 10 गड्डी निकलेंगी। मतलब कहा जाए तो 1,00,000 में 10,000 की 10 गड्डी मिलेंगी आपको। तो यहाँ हम भरेंगे 10। फिर क्वेश्चन कहता है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो 1 मिलियन में 1 मिलियन बोला जाता है बच्चों 10 लाख को। 1 मिलियन कहलाता है 10 लाख। तो जैसे मान लीजिए हम 100,000 को बोल देते हैं 1,00,000 है। तो यहाँ पास जो है तो यदि 10 लाख तुमको चाहिए और 100,000 की एक गड्डी, 100,000 की एक गड्डी 1,00,000 कहला गई। तो यहाँ 10 गड्डी होनी चाहिए। कितनी गड्डी होनी चाहिए, 10 गड्डी होनी चाहिए। तो 1 मिलियन बन जाएगा, मतलब 10 लाख बन जाएगा। अब 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख की अब कितनी गड्डी बनाओगे तो 1 करोड़ बन जाए, मतलब 100 लाख होते हैं बच्चों इसमें। तो यहाँ पास तुमको 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जिसकी वजह से 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में भी 10 मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं बच्चों, 10 मिलियन होते हैं। और 1 मिलियन बराबर 10 लाख कहलाता है। 1 मिलियन बराबर कितना कहलाता है बच्चों, 10 लाख कहलाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अपने को अल्प विराम लगाना है बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। यदि आप किताब खोल करके नहीं बैठेंगे तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। हम किताब से प्रश्न बोल रहे हैं और आंसर यहाँ पास लिख रहे हैं, इसलिए आपको किताब खोल करके बैठना पड़ेगा, जिससे आप लोगों के समझ में आ सके बच्चों। पहला प्रश्न कहता है 73,75,307। 73,75,307। तो 73 लाख मतलब 73 लाख, लाख हुआ बच्चों 75,000, 75,307। ये हमने लिख दिए 307। पहला नंबर है बच्चों। दूसरे का ए नंबर में 73,75,307। फिर बी नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कहता है 9,05,41,। 9 करोड़, तो हम ये लिख दिए 9 करोड़। ये 9 करोड़ हो गया बच्चों। फिर 5 लाख है। देखिए 5 लाख बोला गया है, 10 लाख वाली राशि तो नहीं आई है बच्चों, 5 लाख, इसलिए हम इसको करेंगे 05। ये 5 लाख हो गया बच्चों। 5,41,000। अब देखिए यहाँ पास 1,000 और 10,000 वाली राशि नहीं बोली गई है, तो 1,000 10,000 हो गया। फिर 41, मतलब सैकड़ा वाली भी राशि नहीं बोली गई है, 41 बोला गया है, इसलिए हमने 41 लिख दिया बच्चों, ठीक ना। 9,05,41,। इसको हम पढ़ेंगे 9,05,41,। सी नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों 7 करोड़, 7 करोड़, हमने 7 करोड़ लिख दिया। फिर 52 लाख, ये 52 लाख लिख दिए बच्चों। फिर कहता है 21,000, 52 लाख 21,302, 302। तो ये सिंपल था बच्चों। सी के बाद डी नंबर प्रश्न 58 मिलियन, 58 मिलियन। इसमें क्या रहता है बच्चों, देखिए इन चीज़ों में अपन जो है तो पहले शुरू में स्टार्टिंग में इकाई से जब गिनते हैं तो इकाई से गिनने पर अपने को सैकड़े में जो है तो अल्प विराम लगाना पड़ता है, फिर 2-2 अंकों के बाद लगाना पड़ता है। लेकिन ये 3-3 अंकों में लगता है बच्चों।
तो 58,423,000, 58,423,302, 302। इसमें तीन तीन अंकों के बाद अल्प विराम लगता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमने कर दिया 58,423,302। अब इसके बाद ई नंबर देखेंगे बच्चों, ई नंबर कहता है 23 लाख है, ये हमने कर दिया 23 लाख, 30,000, 30,000, 10। लेकिन सैकड़ा वाली राशि नहीं बोली गई है, तो सैकड़ा के स्थान पर हम क्या कर देंगे 0, और 10 का मतलब ये 10 हो गया, तो 23,30,010 कहला जाएगा बच्चों। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी बच्चे। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यान पद्धति में लिखिए। अपने को अल्प विराम लगाना है बच्चों, ठीक है ना। तो देखेंगे हम अल्प विराम लगा करके दिखाते हैं आपको। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पास बोला है अल्प विराम लगाइए, तो अल्प विराम लगाना है भारतीय संख्यान पद्धति में करना है। जैसे मान लीजिए हमने बताया अभी अभी आपको कि आगे 3 अंकों बाद, 3 अंकों बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर 2-2 अंकों के बाद लगाया जाता है बच्चों। ये देखिए 2-2 अंकों के बाद लगा दिए, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कहलाएगा बच्चों 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख 95,000, 95,000 762, 762। ये हो गया बच्चों 8,95,95,762। तो इस प्रकार से हम करेंगे बच्चों 8,75,95,762, ठीक है बच्चों। तो यहाँ अल्प विराम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अंकों में लगाना है अल्प विराम। बी नंबर प्रश्न बच्चों, बी नंबर में कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे 854 लिखा हुआ है, फिर 62 लिखा हुआ है, फिर 83 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, तो आगे अल्प विराम लगाइए। देखिए 3 अंकों बाद, फिर 2 अंकों बाद। अब हम इसको पढ़ते हैं बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 85 लाख है, 85,46,283। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों 85 लाख है, 85 लाख है, 85 लाख 46,000, 46,000, 46,283, 283। फिर से पढ़ेंगे बच्चों इसको 85,46,283, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं सी नंबर पर। तो सी नंबर पर चलते हैं बच्चों। तो सी नंबर हमारा कहता है, देखिए 99, फिर 90 लिखा हुआ है, 99, 90, 00, 00, फिर 46 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। 99, 90, 00, फिर 46। तो आगे हम 3 अंकों बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों बाद, फिर 2 अंकों बाद बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ 99 लाख, 99, 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख 46, 99 लाख 46। इसकी गिनती नहीं गिनेंगे, 00 है तो वो 00 ऑटोमेटिक आ जाता है। तो 99,46,000 आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे इसके आगे का प्रश्न। सी के बाद बच्चों हम डी नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे।
तो देखेंगे आप डी नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 98, डी नंबर में 98 43 27 01 27 01 98 43 27 01। तो यहाँ पास हम बात करते हैं, देखिए आगे 3 अंकों बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों बाद अल्प विराम, फिर और 2 अंकों बाद अल्प विराम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पढ़ेंगे बच्चों हम 9 करोड़ 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701 इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न कहता है हमारा बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखिए। बच्चों किताब खोल करके बैठिएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो यहाँ पास हमने क्या बोला कि अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय। तो देखेंगे बच्चों ए नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 789 210 और 92, ये लिखा हुआ है 789 210 और 92 लिखा हुआ है बच्चों। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं बच्चों, देखेंगे आप सभी बच्चे, आगे हम इसमें 3 अंकों पर लगाया जाता है अल्प विराम, ये लगा दिए। तो हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पास आएगा 78,921,092। यहाँ लिखिए बच्चों 78 मिलियन 921,092, ये हमने लिख दिया 92, ठीक है बच्चों। अब बी नंबर प्रश्न में क्या कहता है, लिखा हुआ है 745, क्या लिखा हुआ है 745 और 228 और 3, ठीक है 745 228 3, ठीक है बच्चों। अब हम 3 अंकों में अल्प विराम लगाते हैं बच्चों। तो इसको हम पढ़ेंगे 7 मिलियन 482,482,283, ठीक है बच्चों। बी के बाद सी नंबर देखेंगे आप। सी नंबर में कहता है बच्चों यहाँ पास 999 851 02। तो हम 3 अंकों में अल्प विराम लगाएंगे बच्चों। यहाँ पढ़ते हैं 99 मिलियन 985,000 102, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किए। अभी एक क्वेश्चन और रह गया डी नंबर। तो देखेंगे डी नंबर प्रश्न। तो डी नंबर प्रश्न कहता है बच्चों हमारा 480 498 फिर लिखा है 31। तो हम 3 अंकों में अल्प विराम लगा लेंगे बच्चों। तो इसको हम पढ़ेंगे 48,
क्या पढ़ेंगे बच्चों? 48 मिलियन 49,831 ठीक है बच्चों। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1.1 जो है समाप्त होती है। अब चलिए बच्चों कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे प्रश्नावली 1.2 पढ़ने के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में। तो देखेंगे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कुछ चीज़ों की जानकारी। तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों, ठीक है ना। और इसी में यदि हम पूछें कि 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। यदि मान लीजिए आपसे बात कही जाए कि सेंटीमीटर में, किसमें बच्चों? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखेंगे बच्चों, यदि मान लीजिए यही बात हम आपसे पूछ लें कि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पास अभी हमने बताया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से आपको और समझना है, यदि मान लीजिए हमने बोला कि 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर, तो 1 किलोग्राम बराबर बच्चों 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, ठीक है ना बच्चों। और 1 ग्राम बराबर कितना होता है बच्चों? तो 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम होता है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली 1.2 में तो देखेंगे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है। आप सभी बच्चों को किताब खोल करके बैठना पड़ेगा बच्चों। आप किताब खोल करके बैठिए, जिससे आप क्वेश्चन मिलान करते चलें। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुल टिकटों की संख्या ज्ञात करना है। तो मतलब इसमें करना क्या पड़ेगा बच्चों? हमें इसमें जोड़ करना पड़ेगा। तो देखेंगे बच्चों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों पहला नंबर प्रश्न का हल। पहले नंबर प्रश्न का हल। तो हमसे बोला गया है कि पहले, दूसरे, तीसरे व अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः टिकट बेचे गए। तो यहाँ लिखेंगे पहले दिन टिकट बेचे गए। पहले दिन टिकट कितने बेचे गए बच्चों? पहले दिन टिकट बेचे गए 1094, मतलब 1094, ये हम लिख दिए। फिर दूसरे दिन टिकट बेचे गए। तो दूसरे दिन टिकट बेचे गए बच्चों। तो दूसरे दिन कितने टिकट बेचे गए हैं? 1812, ये लिख दिए बच्चों। फिर तीसरे दिन टिकट बेचे गए। तो तीसरे दिन टिकट कितने बेचे गए बच्चों? 2050,
ये हम लिख दिए 2050। और आखिरी दिन टिकट बेचे गए, हमसे बोला गया कि अंतिम दिन, तो यहाँ लिखते हैं अंतिम दिन टिकट बेचे गए। तो अंतिम दिन टिकट कितने बेचे गए बच्चों, तो अब हम यहाँ लिखते हैं 2751, 2751। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6 हो जाएगा, 6 0 6, 6 1 7 आ जाएगा बच्चों। यहाँ 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 की 0 आएगा बच्चों। हासिल 2 बचा हमारे पास। फिर 7 और 8 15 हो जाएगा बच्चों, 15 2 17, 17 की 7 हासिल 1 आ जाएगा, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 और 1 7 है। तो कुल 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी आ गई बच्चों, 7707। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में अपन कुल 4 दिनों में, 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। तो 4 दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 7707। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर। यही क्या कहला जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर कि दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न कहता है बच्चों, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है। तो देखिए अभी इतने रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। देखिए उसको 10,000 रन बनाना है, अभी कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें घटाना करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए बच्चों, तो यहाँ हम लिखते हैं हल। बच्चों यहाँ पास बोला गया है प्रश्न में, शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में से अब 6900 रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो यहाँ लिखिए बच्चों आगे, शेखर रन पूरे करना चाहता है। शेखर कितने रन पूरे करना चाहता है बच्चों, 10,000 रन। कितने रन बच्चों, 10,000 रन पूरे करना चाहता है। और रन कितने बना चुका है, रन बना चुका है। तो कितने रन बना चुका है बच्चों, ये बताइए। वह रन बना चुका है बच्चों 6980 रन। तो 6980 हमने ये कर दिया। और यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों, घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटा लेते हैं। 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में 8 नहीं जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों यहाँ पास। इसकी यहाँ से इसमें हो जाएगी, तो 10 में 10 जाएगा 0, इसकी यहाँ से यहाँ हो जाएगी तो 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा बच्चों 3 बचेगा, और इसके यहाँ से इसमें हो जाएगी तो कट्टम बट्टम आ जाएगा। तो शेखर को अभी कितने रन बनाना बाकी है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे शेखर को रनों की आवश्यकता है। यहाँ शुद्ध लिख दीजिए, रनों की आवश्यकता बराबर आ जाएगी हमारे पास 3020। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो तीसरा नंबर हमारा प्रश्न कहता है बच्चों, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 3,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पास, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों यहाँ पास 3 नहीं लिखा है, 5 लिखा है बच्चों। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5।
ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यहाँ पास हमको घटाना करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को घटाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है और हम लिखते हैं हल। तो ये हमने लिखा हल तीसरा। तो हल में बच्चों ये तीसरा नंबर है। तो हम आगे लिखते हैं कि सफल प्रत्याशी जो है वो कितने मत प्राप्त किया। तो यहाँ लिखो बच्चों, सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किया, मत प्राप्त किया। तो सफल प्रत्याशी मत कितने प्राप्त किया बच्चों, उसने पाया 5,77,500, 5,77,500 इतने मत प्राप्त किया बच्चों ये, ठीक है ना, 5,77,500। अब देखेंगे प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किया। तो यहाँ लिखते हैं प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किया। प्रतिद्वंदी ने कितना मत प्राप्त किया बच्चों, प्रतिद्वंदी ने 3,48,700, 3,48,700 ये। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। अब चलिए घटाइए, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 15 में 7 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8। अब देखिए इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 9 हो जाएगा, तो 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा बच्चों। इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो ये 5 हो जाएगा, 7 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब 5 में 3 गया तो 2। तो इतने मतों से जीता। हमसे प्रश्न में पूछा गया सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता। तो यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशी, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,28,800, 2,28,800 मतों से जीता। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखेंगे आप सभी बच्चे। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, इसमें डबल प्रश्न है बच्चों। देखो हमसे पहले शुरू में पूछा गया कि प्रथम सप्ताह दूसरे सप्ताह में दोनों सप्ताहों की कुल मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। फिर किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, तो फिर घटाना भी पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो देखेंगे बच्चों, यहाँ पास चौथे नंबर प्रश्न में हम लिखते हैं सॉल्व, हल। चौथा नंबर प्रश्न, तो कीर्ति बुक स्टोर ने आगे बताइए प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची। तो प्रथम सप्ताह में पुस्तकें कितनी बेची बच्चों, 2,85,891 इतनी पुस्तकें बेची। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए दूसरे सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची। तो दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची। तो दूसरे सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची बच्चों, इन्होंने बेचा 4,07,68, 4,07,68। तो कुल दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई हमसे ये पूछा गया है। तो हम इसको जोड़ देंगे बच्चों। तो यहाँ पास जोड़ेंगे तो 8 1 9 आ जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1। अब यहाँ पास 8 दूनी 16 6 हासिल 1, फिर इसके बाद 5 तो 6 बन जाएगा,
8 तो 8 और 4 तो 6 आ जाएगा बच्चों। तो इन्होंने कुल कितनी पुस्तकें बेची हैं? 6,86,669 रुपये की पुस्तकें बेची। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री हुई थी। हमसे पूछा गया है इसमें एक दोनों सप्ताहों में कुल कितनी पुस्तकें बेची गई, दोनों सप्ताह कुल मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई। तो ये सब रुपए में था बच्चों, ये रुपए में था, ठीक है ना। पुस्तकें बेची ये रुपए में है, यहाँ रुपए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रुपए। तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री हुई, कुल बिक्री हुई। तो कुल बिक्री हुई तो कितनी हुई? 6,86,659 रुपये। ये कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, अधिक बिक्री हुई। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? 4,0768 में 2,85,891 घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटा देते हैं बच्चों। 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा, 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 9 हो जाएगा, 17 में 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा, इसके यहाँ से इसमें हो जाएगी तो ये 6 बन जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 9 बन जाएगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं दूसरे सप्ताह अधिक बिक्री हुई। तो कितनी बिक्री हुई तो ये बताना पड़ेगा हमें। तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह अधिक बिक्री हुई। कितनी हुई? 2,14,877। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो 2,14,877 की बिक्री हुई है बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखेंगे आप सभी बच्चे। हमारा अगला प्रश्न कहता है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं बनाना है। तो देखेंगे बच्चों, हम 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पास। तो 5वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, इसका हल करते हैं। दिए गए अंक, तो हमको अंक कौन कौन से दिए गए हैं आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो 6 दिया गया है, 2 दिया गया है और 7 दिया गया है और 4 दिया गया है और 3 दिया गया है बच्चों। अब इसमें से बनने वाली अपने को 5 अंकों के 5 अंक है तो 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहला जाएगी बच्चों हमारी। यहाँ पास आगे हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 7, 7 के बाद क्या लिखेंगे 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 लिखेंगे इस प्रकार से बच्चों, ठीक है ना। तो ये 5 अंकों की हो गई। अब यहाँ पास हम लिखते हैं 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास है। इसी को अपोजिट कर दीजिए, ये कि छोटा अंक लेकर के लिख सकते हैं। जैसे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। इस प्रकार से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था, तो अंतर कर दीजिए बच्चों। 2 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा। 2 को क्या मानेंगे 12, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब 12 के हासिल इसमें जुड़ जाएगी 7 हो जाएगा। तो 3 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा। तो 13 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा बच्चों। अब 13 के हाथ से इसमें जुड़ जाएगी 5 हो जाएगा। 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 14 के हाथ से इसमें जुड़ जाएगी 4 हो जाएगा। 6 में 4 जाएगा तो
2 हो जाएगा, और 7 में 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से तो हमसे पूछ रहा था प्रश्न में कि अंतर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हमें अंतर के रूप में प्राप्त हुआ है बच्चों 52,965, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर। सॉल्व दैट। अब आप देखेंगे बच्चों छठवां नंबर प्रश्न। छठवां नंबर प्रश्न कहता है एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में वह मशीन कितने पेज बनाएगी? तो जनवरी 2006, जनवरी हमेशा 31 दिन की होती है बच्चों। तो तुमको एक दिन का दिया गया तो तुमको 31 दिन का निकालना है। जनवरी का मतलब 31 दिन, 31 दिन का निकालना है मतलब 31 के इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। तो एक दिन में पेज बनाती है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। पांचवा के बाद छठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे बच्चों। छठवां नंबर प्रश्न हल करने जा रहे हैं। एक दिन में पेंच मशीन बनाती है। एक दिन में पेज मशीन बनाती है। तो एक दिन में पेज कितने बनाती है बच्चों? मशीन जो है एक दिन में पेज कितने बनाती है? तो 2,825 पेज बनाती है। तो हम लिखेंगे जनवरी 2006 में मशीन पेज बनाएगी। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे 2006 में जनवरी के माह में 31 दिन होता है बच्चों। कितने दिन होता है? 31 दिन। तो तुम्हें यहाँ पास 31 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2,825 गुणे 31 करेंगे बच्चों। ये हमने कर दिया। अब चलो देखो बेटा इसका यदि गुणा करते हैं तो कितना आएगा मान हमारे पास है। तो 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2। आप इसको रफे में भी कर सकते हैं बच्चों और सीधे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 अट्ठे 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 1 7। इस तरह से आएगा बच्चों। फिर से करके देख लीजिए। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 अट्ठे 24 यहाँ आएगा बच्चों। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8। मिस्टेक हो गया था बच्चों। चलिए फिर से देखेंगे ज़रा। ये तो सेम आ जाएगा। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8। इसको हम जोड़ देंगे बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 2 7, 7 दूनी 14, 15 की 5 हासिल 1, यहाँ पास 4 2 6 1 7 और 8 आ जाएगा बच्चों। तो अब हम नीचे आंसर के रूप में तो हम यहाँ लिखते हैं कि जनवरी 2006 में बच्चों यहाँ लिख दीजिए आप जनवरी 2006 में मशीन पेंच बनाएगी बराबर 87,575। आंसर सॉल्व दैट है। ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है। 7वां नंबर एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। उस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो इसमें हमको दिमाग लगाना है बच्चों। इस व्यापारी के पास कितने रुपए थे? 40 रेडियो खरीदा जिसमें प्रत्येक का मूल्य 1,200 था। तो आगे आपको 1,200 में 40 का गुणा करना पड़ेगा। जो गुणा करने पर आए बच्चों इसमें हमको घटाना पड़ेगा। जब इसमें आप घटा देंगे तो आ जाएगी हमारे पास शेष धनराशि। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न है कहता है व्यापारी के पास रुपए थे। आगे आप लिख दीजिए कि एक रेडियो की कीमत, यहाँ लिखेंगे एक रेडियो की कीमत
एक रेडियो की कीमत। तो एक रेडियो की कीमत कितनी रुपए है बच्चों? यहाँ पास है 1200 रुपये। ये हमने लिख दिया 1200 रुपये। अब यहाँ पास कितने रेडियो खरीदा है बच्चों? तो 40 रेडियो की कीमत है। 40 रेडियो की कीमत है। तो 40 रेडियो की कीमत हो जाएगी बच्चों, आपको 1200 गुणे 40 करना पड़ेगा बच्चों। तो 1200 गुणे 40 करेंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पास 48 रुपये कीमत बन रही है बच्चों। 40 रेडियो की कीमत है। ये है 40 रेडियो की कीमत है। 40 रेडियो की कीमत है। 40 रेडियो की कीमत 48,000 रुपये। अब एक बात बताइए, व्यापारी के पास धन कितना था? तो यहाँ लिखेंगे व्यापारी के पास रुपए थे। व्यापारी के पास रुपए थे। व्यापारी के पास रुपए थे। तो व्यापारी के पास रुपए थे बच्चों 7,78,592 रुपये। 78,592 रुपये, इतने रुपए थे। अब यहाँ लिखो 40 रेडियो की कीमत। 40 रेडियो की कीमत। तो यहाँ 40 रेडियो की कीमत लिखते हैं बच्चों, तो कितना है? 48,000 रुपये। यहाँ हमने लिख दिया 48,000 रुपये। अब इसको आप क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। तो घटाइए, 2 में शून्य गया, 2 9 में शून्य गया, 9 5 में शून्य गया, 5 8 में जाएगा 0, और 7 में 4 चला जाएगा बच्चों, 3 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे, कहता है क्वेश्चन में खरीदारी के बाद कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो लिख दीजिए बच्चों, व्यापारी के पास 30,592 रुपये धनराशि शेष रह जाएगी। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न कहता है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? सॉरी बच्चों, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। इसमें बोलता संकेत कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, अपन आसान रूप में करेंगे। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया है। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया ना। 56 के स्थान पर हमने बोला 65, हमने बोला कि 7,236 गुणे 65, तो हमने 65 की जगह क्या लिख लिया? 56 लिख लिया। ठीक है ना। तो 65 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा आएगा, और 56 से करेंगे तो कम आएगा। तो कितना ज़्यादा है वही अपने को बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखते हैं 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। आगे हम 65 से गुणा करते हैं। तो देखिए 7,236 को 65 से गुणा करने पर तो यहाँ पास यदि गुणा करते हैं बच्चों तो देखेंगे कितना आएगा? 7,236 गुणे 65। हम गुणा ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। 5 छक्का 30 की शून्य, हासिल 3 बचा। 5 3 15, 3 18 की 8, हासिल 1 बचा। 5 दूनी 10 11 की 1, हासिल 1 बचा। और 5 7 35, 1 36। ये हुआ बच्चों यहाँ कट्टम बट्टम। 6 6 6 36 की 6, हासिल 3 बचा। 6 3 18 3, 21 की 1, हासिल 2 बचा। 6 दूनी 12, 13 14 की 4, हासिल 1 बचा। 6 7 42। देखेंगे बच्चों 6 दूनी 12, 13 14 की 4, हासिल 1 बचा था। 6 7 42, 1 43 हो जाएगा बच्चों। इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पास 0, 8 6 14 की 4, हासिल 1 1 1 2 1 3, 6 4 10 की शून्य, हासिल 1 3 3 6 1 7 हो जाएगा। और 4 1
5 आ जाएगा बच्चों। कितना आ गया बच्चों हमारे पास? तो हम यहाँ पास गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हमारे पास कितनी राशि आ गई बच्चों? ये आ गई 5,70,340 आ गई बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पास लिखते हैं 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया था, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पास हम 56 से गुणा करने पर, यहाँ लिखिए 56 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो 56 से गुणा करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 7,236 गुणे 56। इसका हम गुणा कर लेते हैं बच्चों। 6 छाई छाई, देखिए अभी 6 से अभी आपने किया था तो 43,416 आया था हमारे पास। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 43,416, 5 से गुणा किए थे बच्चों तो हमारे पास आया 36,180, 36,180। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो जोड़ देते हैं यदि तो ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, 8 4 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 6 4 10 की शून्य हासिल 1, 3 1 4। हमारे पास आ गया 4,05,216। तो गुणा करने पर हमको मिला बच्चों 4,05,216। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिए बच्चों उत्तर सही उत्तर से अधिक है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पास 5,70,340 में घटाना पड़ेगा बच्चों 4,05,216 बच्चों। अब देखेंगे जब हम इसको घटाएंगे बच्चों तो 0 में 6 नहीं जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो 2 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों। 3 में, अब यहाँ पास 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा बच्चों। 0 में 5 नहीं जाएगा तो 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी तो 7 में 1 जाएगा 6 बचेगा, अब 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारे पास उत्तर सही उत्तर से अधिक है, लिख देंगे बच्चों यहाँ पास उत्तर सही उत्तर से अधिक है बराबर 1,65,124। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है बच्चों, एक कमीज सीने के लिए देखेंगे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज सिलवाते हैं तो कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे आप सभी बच्चे, यहाँ हम लिखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। आगे आप हमको ये बताइए कि आपके पास कुल कपड़ा कुल कितनी कमीजें सीना है। 40 मीटर कपड़े में से कुल कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो यह लिखिए कुल कपड़ा बराबर हमारे पास है बच्चों 40 मीटर। यहाँ हम लिख दिए 40 मीटर। अब इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, हमने आपको वहाँ बताया था बच्चों। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। ये हमने 100 का गुणा कर दिया, यहाँ से आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। 4000 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला गया है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो एक कमीज के लिए कपड़े की आवश्यकता यहाँ हमने लिख दिया 4000
बटे 215 करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, 4000 में 215 से भाग कर लीजिए बच्चों। तो 215 का पहाड़ा पड़िए कि यहाँ पास 400 से ज़्यादा ना जाना चाहिए। तो देखो 200 तो 400 ऐसे ही होता है, तो एक बार में जाएगा बच्चों। तो यहाँ 215 एक कम 215 आ जाएगा। अब हम इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे बच्चों यहाँ पास, तो 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा। इसके यहाँ से इसमें जो हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पर 10 के यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो ये 3 बन जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम इसको यहाँ पास जीरो उतार लेते हैं बच्चों, तो यहाँ जीरो उतार लेंगे। अब 215 का पहाड़ा पड़ो कि 1850 से ज़्यादा ना जाना चाहिए। तो बेटा ये 8 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। तो यहाँ आ जाएगा 1720। ये हमने लिख दिया 1720। अब इसको घटाओ बच्चों, जीरो आएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 आएगा, कट्टम बट्टम आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं? 18 कमीजें सिली जा सकती है। लेकिन अभी हमारे पास कपड़ा बचेगा 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। तो हम यहाँ पास आंसर में लिखेंगे 18 कमीज सिली जा सकती हैं। 18 कमीज सिली जा सकती हैं, सिली जा सकती हैं। तथा हमारे पास 130 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा समझेंगे बच्चों यहाँ पास अलग से। तो 130 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। ऐसा तो लिखा जा सकता है बच्चों। 100 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मीटर बोल सकते हैं बच्चों। 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा, कपड़ा शेष बचेगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखेंगे बच्चों आप। अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर। तो 10वां नंबर प्रश्न के लिए आपको देखिए बच्चों, आप किताब खोल करके बैठिएगा। किताब खोल करके बैठेंगे तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, वरना आपको पढ़ने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए कहता है 10 दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। एक वैन में आपको दवाइयाँ लेकर के बक्से लेकर के जाना है, ठीक है ना। और एक बक्स में कितनी दवाइयाँ हैं? 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। 800 किलोग्राम से ज़्यादा वो वैन जो है, गाड़ी है, इससे ज़्यादा वजन नहीं सह सकती। तो आपको कितने बक्से ला सकते हैं? तो एक काम कीजिए, आगे सब ग्राम में चेंज कर लीजिए, ग्राम से फिर आप भाग कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो चलिए देखेंगे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर 10वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो यहाँ पास लिखिए कि एक बॉक्स का भार कितना है। तो ये एक बॉक्स का भार दिया हुआ है हमको 4 किलोग्राम 500 ग्राम बच्चों। यहाँ लिखते हैं एक बॉक्स का भार, एक बॉक्स का भार, एक बॉक्स का भार। तो एक बॉक्स का भार कितना है बच्चों? यहाँ लिखिए 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ये हमने बॉक्स का भार बता दिया बच्चों। अब इसको चेंज कर लीजिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं बच्चों। ये हमने 1000 ग्राम लिख दिया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 500 ग्राम। तो इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। ये बन जाएगा 4000, ये बन जाएगा 4000 ग्राम, प्लस आ जाएगा हमारे पास 500 ग्राम। ये हमने 500 ग्राम कर दिए बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद ये बताइए, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4500 ग्राम, 4500 ग्राम ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब ये बताइए वैन में कितना अधिक से अधिक भार लादा जा सकता है। तो यहाँ लिखते हैं वैन में अधिकतम
भार लादा जा सकता है। वैन में कितना भार अधिकतम लादा जा सकता है? तो यहाँ बताया गया है 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम। अब इसको किलोग्राम को हम कहे में चेंज कर देंगे ग्राम में, तो 800 गुणे यहाँ आ जाएगा 1000 ग्राम। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000000 1 ग्राम में चेंज हो गया बच्चों। तो कितने बाक्स लादे जा सकते हैं? तो आपको भाग करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पास भाग करे लेते हैं। तो यहाँ पास लिखते हैं कि बाक्स लादे जा सकते हैं। बाक्स लादे जा सकते हैं। लादे जा सकते हैं। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे? 850 बटे 4500 से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? भाग करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पास भाग करे लेते हैं। तो यहाँ पास हम भाग कर लें बच्चों। देखेंगे 8 बना करके 50 बच्चों, और यहाँ पास भागे कितना कर दे? 4500 बच्चों। ठीक है ना? यहाँ पास चलिए भाग करिए तो फिर बच्चों जल्दी से फटाक से। यहाँ पास 4500 का पहाड़ा पड़ो कि 8000 से ज़्यादा ना जाना चाहिए। 2 बार में वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 4500। तो यहाँ आ जाएगा 0 0, 10 में 5 गया 5, और इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा 5, 8 में 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब ये वाला 0 उतारेंगे तो 4500 का पहाड़ा पड़ो कि 35000 से ज़्यादा ना जाना चाहिए। तो ये 7 बार में जाएगा बच्चों। कितनी बार में? 7 बार में। 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य 7 पंद्रह 35 की 5 हासिल 3 बचा, 7 चौक 28 3 28 3 31 हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो 0 0, 10 में 5 गया 5, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो 2 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 गया कट्टम बट्टम। अब ये वाला 0 उतारेंगे तो फिर से उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ फिर 7 बार में जाएगा बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 3 15 0। अब हम इसको माइनस करेंगे बच्चों। तो 0 0, 10 में 5 गया 5, इसके यहाँ से इसमें हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, 10 में 5 में 2 जाएगा तो 3 कट्टम बट्टम। अब देखिए यहाँ कितने लादे जा सकते हैं? 177 जो है तो बाक्स लादे जा सकते हैं। और इतना भार अभी और लादा जा सकता है बच्चों। 3500 ग्राम का भार और लादा जा सकता है, मतलब 3 किलो 500 ग्राम का भार और लादा जा सकता है। तो अब कार्टून, आधा कार्टून थोड़ी लाद पाएंगे, तो हम तो पूरा पूरा लिखेंगे। 177 बाक्स लादे जा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाक्स लादे जा सकते हैं। बाक्स लादे जा सकते हैं बराबर 177, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बच्चों 11वां नंबर, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी बताई गई है बच्चों? 1 किलोमीटर 875 मीटर की दूरी बताई गई है। तो प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय करता है, आना जाना। तो 6 दिन में वह दूरी कितनी 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आगे आपको इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 6 का गुणा कर दीजिए, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों? तो चलिए हल करते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि स्कूल से घर के बीच की दूरी, स्कूल से घर के बीच की दूरी तो कितनी दी गई है बच्चों? 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है ना बच्चों? अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। देखेंगे आप सभी बच्चे, हम इसको कैसा लिख सकते हैं?
हम इसको लिख सकते हैं 1.875 किलोमीटर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। 875 में आप 1000 का भाग करेंगे तो 0.875 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये बताइए 2 बार में, कितने बार में बच्चों? प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय करता है। तो हम यहाँ लिखते हैं ये घर के बीच की दूरी हो गई। तो एक दिन में तय की गई दूरी, आगे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1.875 गुणे 2 करेंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, इतना आ गया बच्चों। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 6 दिन में कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो 6 दिन में दूरी तय करने के लिए आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 दिन में तय की गई दूरी, तो 6 दिन में तय की गई दूरी बच्चों तो 3.750 गुणे आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो कर लीजिए 6 शून्यम 0, फिर 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 7 42, 3 45 की 5 हासिल 4 बचा, 6 3 18, 18 4 22 आ जाएगा। 3 अंकों बाद दशमलव, तो 3 अंकों बाद दशमलव आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हमसे पूछा जा रहा था कि 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ आ जाएगा 22.500 किलोमीटर, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ये अभी पूरा किलोमीटर में है, किलोमीटर। अब यहाँ पास हम इसको इस स्टाइल से लिख सकते हैं 6 दिन में तय की गई दूरी बराबर आ जाएगा हमारे पास 22 किलोमीटर 600 मीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। तो 12 नंबर प्रश्न, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन में कितना दही है बच्चों? ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? अब बात को समझिए थोड़ा सा। एक बड़े बर्तन में दही रखा हुआ है। जब बड़े बर्तन में दही रखा हुआ है उसको छोटे छोटे बर्तन में रखना है, तो क्या एक छोटे से बर्तन में आ जाएगा दही? नहीं आएगा। उसके लिए हमको बहुत से गिलासों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत से बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि कितने बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आगे ये बताइए कि बड़े बर्तन में दही कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितने गिलासों में भरा जा सकता है? तो हमको इसको भाग करना पड़ेगा, आगे इसको पूरा मिलीलीटर में आप चेंज कर लीजिए बच्चों। तो चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को हम हल कर रहे हैं बच्चों। यहाँ लिखिए आगे बर्तन में दही है, या कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि बड़े बर्तन में दही है। बड़े बर्तन में दही की मात्रा, तो बड़े बर्तन में दही की मात्रा कितनी है बच्चों? ये बताइए आगे। 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, ये हमने इसको इसमें लिख दिया। अब देखिए बच्चों 4 लीटर का मतलब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है 500 मिलीलीटर, तो प्लस 500 मिलीलीटर हमने कर दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ से 4 का गुणा 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 500, और ये दोनों के हमें हैं बच्चों मिलीलीटर में, तो ये बन जाएगा 4500 मिलीलीटर। तो बर्तन में दही इतना है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी? तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले बर्तन गिलासों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखिए 25 मिलीलीटर वाले धारिता वाले बर्तनों की
आवश्यकता 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 होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ भाग करना पड़ेगा। तो 4500 में आप 25 से भाग कर दीजिए बच्चों। तो 25 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको हम थोड़ा सा बटे के रूप में कर सकते हैं क्या। 5 नाम 45 अपचम 25, यह है बच्चों। अब देखो इसको हम यदि काटते हैं तो यहाँ पास 5 कम 5 आएगा। जब भाग करेंगे, भाग करना तो आता होगा ना बच्चों आप लोगों से। तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 नम, इसको काटेंगे तो 180 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हमें कितने बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी, 180 बर्तन। कितने बर्तन चाहिए, 180 बर्तन। आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। अगले वीडियो पर हम अगला वीडियो आपको दिखाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।